बट हमारा ऑर्डर ऐसा रहेगा, पहले मैं थोड़ा लाइन इंटीग्रेशन बताऊंगा, फिर कॉशीज थ्योरम, फिर रेसिड्यूज, देन टेलर्स एंड लॉरेंट्ज। क्लास में भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ओके, सो वैसे आप ध्यान देना, अगर रेसिड्यूज आपको नहीं है, 2.3 में आता है वो, तो आप वो वाले पार्ट पे इग्नोर करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जान लेते हैं। z क्या होता है सबको पता है, x प्लस आई वाई। यहाँ पे आप क्या सीखने वाले हो पता है, इंटीग्रेशन रहेगा और अंदर z का ही कोई फंक्शन रहेगा, मतलब इसका कोई फंक्शन होगा, एंड दैट विल हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब dz। अब आप सोचो अगर z x प्लस आई वाई है तो dz क्या होगा, ऑब्वियसली z इज x प्लस आई वाई, तो dz विल बी dx प्लस आई dy। ओके, तो यहाँ पे dx प्लस आई dy लिखने का है, f ऑफ z आपको दिया रहेगा, वो डाल देगा, इंटीग्रेट करना है, कुछ लिमिट भी दिया रहेगा, लाइक फॉर एग्जांपल 1 प्लस आई से 2 माइनस 3i, समथिंग लाइक दैट। सो हाउ टू इंटीग्रेट, if you understand this, that's called line integration, that's your first step। UT में इसके ऊपर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइन इंटीग्रेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के मदद से समझाता हूँ, कोई थ्योरम या फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसमें, सीधा सॉल्यूशंस है। तो कंसीडर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको ये वाला बताता हूँ, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से 1 प्लस आई, सपोज आई कंसीडर z स्क्वायर dz along दो ऑप्शन, लाइन y इक्वल टू x और दूसरा पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, सुनते जाना, धीरे धीरे समझ में आएगा ये। स्टार्ट में थोड़ा बाउंस भी जाएगा, सो वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आने में। सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेशन क्या करना है, देखो वो z स्क्वायर dz है ना, मैं उठा लेता हूं उसको और उसको नाम दूंगा i। ठीक है, इंटीग्रल इज i, लिमिट इज 0 से 1 प्लस i और z स्क्वायर dz है। ठीक है, व्हाट इज z, फर्स्ट राइट दैट, z is nothing but 1 plus i, we all other values, sorry x plus i, उसका स्क्वायर हो गया। व्हाट इज dz, dz is dx plus i dy, ये बाय डिफॉल्ट चीज है जो आपको लिखनी पड़ेगी। जब ये करके हो गया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते। अब लाइन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम देखो, आई मीन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का इशू क्या है, ये इंटीग्रेशन तो है ठीक है, उसमें dx भी है dy भी है, मतलब आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स। क्या ये सही चीज है, ये अच्छा नहीं लगता ना यार। इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो या तो विद रिस्पेक्ट टू x करो या विद रिस्पेक्ट टू y करो, दोनों कैसे। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ना हमेशा आपको एक पाथ दिया रहेगा। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऐसे अंधाधुंध सॉल्व नहीं होता है, वो एक स्पेसिफिक पाथ पे सॉल्व होता है, एग्जिस्ट होता है, बाकी पे एग्जिस्ट नहीं होता। तो आपको एक पाथ दिया है, अलोंग लाइन y इक्वल टू x। तो एक लाइन है y इक्वल टू x, उसके ऊपर ये इसका सोल्यूशन क्या होगा वो बताओ, फिर एक पैराबोला है y इक्वल टू x पर, उस पे बताओ। अब लाइन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, उस पर अपने को जाना नहीं है, वो अपने काम की चीज नहीं है। यूटी पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, फाइनल एग्जाम के लिए मैं उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है, तो अभी काफी लोग ये भी सोचेंगे अच्छा आज का सेशन अटेंड कर लिया तो पूरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ही बैठेंगे, चलेगा नहीं, उसमें हम लोग और भी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको फाइनल एग्जाम में काम आएगा। तो चलो, पहला वाला सिचुएशन अगर मैं सॉल्व करूं, मैं फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं, तो वो है अलोंग लाइन y इक्वल टू x। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x। आप इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, मैं कहां अटक रहा था, सब कुछ x भी है उसमें y भी है। अगर मेरे पास इस इंटीग्रेशन में सारा टर्म या तो x में कन्वर्ट हो जाए या y में कन्वर्ट हो जाए तो मेरा लाइफ आसान होगा कि नहीं, इट विल बी इजी फॉर मी टू सॉल्व इंटीग्रेशन, राइट। सो वही आइडिया है मेन। आपको क्या बोला है, अलोंग लाइन y इक्वल टू x, मतलब y इज बेसिकली सेम एज x, तो आप y जिधर देख रहे हो उधर x डाल दो, हो गया, टेंशन खत्म। अच्छा dy का क्या करूं, अगर y x है तो dy क्या होगा भाई, dx होगा, हो गया। गो बैक टू इक्वेशन नंबर 1,
तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x प्लस आई, y है ना, y की जगह मैं क्या डाल दूंगा, x स्क्वायर, फिर बचा dx प्लस आई dy। व्हाट इज dy? इट इज dx ऑफ इट। अब डालना है लिमिट। सवाल उठता है कि लिमिट क्या, वो जो दिया है वही नो। लिमिट के लिए ध्यान देना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीरो था ना, जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो प्लस जीरो आई। आप सब जानते हैं कि एक्स जेड जब मैं लिखता हूं तो वो x प्लस आई वाई होता है। x इज रियल पार्ट, y इज इमेजिनरी पार्ट। तो जो आपको ये पहला नंबर दिख रहा है वो x का लिमिट होता है, और जो दूसरा है वो y का लिमिट है। तो y का लिमिट भी आई नहीं बोलने का, मतलब मैं यहाँ एग्जांपल दूसरा लिखता हूँ, 1 माइनस टू आई और 2 प्लस 4 आई है। तो x अगर कन्वर्ट कर रहे हो, सब कुछ x पे लेकर आ रहे हो, तो x का लिमिट होगा 1 से 2। और अगर सब कुछ y में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका लिमिट होगा -2 से 4, आई इंक्लूड नहीं करने का फिर, ठीक है, यानी आई का कोएफिशिएंट रहता है -2 to 4। ओके, अब यहां मैंने सपोज इसमें कन्वर्ट किया x में, तो रियल पार्ट क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट है 1। मैं चाहता तो इसको y में भी कन्वर्ट कर सकता था, क्यों, y की जगह x डाला, x की जगह y भी तो डाल सकता हूं। सो चॉइस इज योर्स, आपको क्या अच्छा लगता है। पर हमारे जीवन में पहली बार x आया था, y बाद में आया, इसके लिए हम लोग x लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मेरा आंसर आएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 1। देखो क्लियर कट x कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा क्या, x अगर बाहर चला गया तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि द होल स्क्वायर भी है। अब बचा क्या, 1 प्लस आई द होल स्क्वायर। dx कॉमन ले लेते हैं, dx अगर कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस आई dx। अब देखो जो भी है x है, ये भाई लोग को क्या है, कांस्टेंट बाहर लेके जाओ। तो 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई बोले तो 1 प्लस आई का क्यूब हो गया। अंदर क्या बच रहा है, इट इज ओनली दिस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिमिट क्या है 0 से 1। भाई 1 प्लस आई का क्यूब कैसे सॉल्व करोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी 3 आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब आई क्यूब। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 विद द लिमिट 0 से 1। अब ये हो गया 1 प्लस 3 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो 3 इंटू -1 -1। आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, ये वैल्यूज तो पता ही होगी ना, अपने सेवन सम में बहुत बार किया है। 1 पुट करो तो ये हो गया 1/3, लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 आएगा। आंसर क्या आ गया, 1 और -1 कैंसिल, 3i माइनस आई 2i, योर आंसर इज 2i डिवाइडेड बाय 3। आंसर हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ओके, सो बेसिक आइडिया इज व्हाट, z को लिखोगे x प्लस आई वाई, dz को लिखोगे dx प्लस आई dy, फिर जो पाथ दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करने का। अब मैं सेकंड पाथ बताने जा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, एकदम फास्ट था दोस्त, अपने पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। सर हाँ जी, अच्छा सॉरी यार, ये -3 है, स्क्वायर हाँ यही बोल रहे ना, हाँ सॉरी सॉरी, टाइम कम काम ज्यादा, उसी में गुच्छी हो जाता है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 कटेगा नहीं, नहीं -2 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 3 बराबर, यस ये है आंसर। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट भाई जल्दी। डन, ओके। अब दूसरा पाथ लेने जा रहा हूं मैं, अलोंग पैराबोला। ऐसे ही हर क्वेश्चन में अलग अलग पाथ आता है भाई। पैराबोला क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्लियर कट दिख रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या, y की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, सिंपल। अब ना dy भी तो चाहिए, तो देखो अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, ये एकदम आप लोग 11th 12th में चले जाओ या डिप्लोमा में, तो डेरिवेटिव कैसे करते थे, y का dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, dy को यही पे रखो
dx को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2x dx, मतलब समझ आ गया, dy की जगह ये पुट कर दूंगा। अब इसमें एक बात याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था, आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी जैसे मैंने इसके पहले x में कन्वर्ट किया ना सब कुछ, बिकॉज y वाज x, तो y की जगह x डाल दिया, आप x की जगह y भी डाल सकते हो, तब y का लिमिट लिखोगे, आंसर फिर भी सेम आए। बट क्या चीज इजी होती है वो आपको ध्यान रखना है, यहां देखो y की जगह अगर मैं x स्क्वायर डालूंगा ना तो लाइफ सॉर्टेड रहेगी। अगर आप सोचोगे कि मैं x की जगह डालूं तो x क्या होएगा, स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, रूट ऑफ y, समझ रहे हो। तो आपको लगता है x इक्वल टू रूट वाई करके आपका कुछ भला होगा, गंदा हो जाएगा क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजों का। चलो अब मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। टाइम अपने पास कम है दोस्त, तो थोड़ा सा अगर आपको कहीं कुछ डाउट आ जाता है ऐसा कुछ है ना, तो ये आप लोगों को मतलब हमारे पास रिकॉर्डेड रहेगा, आपको चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बट बहुत जरूरत पड़े तो, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, ठीक है। तो एक बार दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल x प्लस आई वाई, ये हो गया x प्लस आई वाई, व्हाट इज y, इट इज x स्क्वायर द होल स्क्वायर, dx plus I dy, dy is what, 2x dx, सब कुछ किस में कन्वर्ट हो गया, x में, तो लिमिट किसका, x का, बोले तो 0 से 1। और जिनका कल परसों की यूपी है ना, आप रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, क्योंकि रिकॉर्डिंग को सर्वर पे जाना वो सब करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखो। अच्छा अब क्या, अब इसमें भी वो x कॉमन आ रहा है लेकिन फिर भी अंदर एक x फंसा रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बाहर मत लेकर आओ, अंदर ही स्क्वायर कर दो, a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर होता है -1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा x⁴, इसमें dx कॉमन ले लो, ठीक है, तो dx कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस 2ix dx। अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, भाई ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये इधर इंटू ये इंटू ये, सब ब्रैकेट ओपन कर डालो, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, टेंशन क्या है, सबका इंटीग्रेशन ही तो करना है। अब जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का x³/3, x⁴ हुआ तो x⁵ एंड सो ऑन। आई क्या है, कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट बाहर रखते हो वैसे उसको बाहर रखोगे, बट वो करने के बाद लिमिट डाल देना 0 से 1, आपको कुछ आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब आपको एक और होमवर्क यहाँ पे लिख के देता हूँ, देखो, और इसमें लॉजिक भी बताना है मुझे। सपोज किसी ने ये क्वेश्चन पूछा, ये 0 से 3 प्लस आई सपोज, ओके, यहाँ पे आ गया x इंटू जेड डी जेड अलॉन्ग लाइन पैराबोला, क्या है वो फर्क नहीं पड़ता, सीधा इक्वेशन चाहिए मेरी, x इज इक्वल टू 3y², ये आ गया, तब क्या करूं, ये z को x प्लस आई वाई, dz को dx प्लस आई dy, वो तो ठीक है, किसको क्या पुट करो, x को 3y² पुट करो या y निकाल के पुट करो, बोलो। अच्छा म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते, ऐसा है क्या, ओके, क्या कर सकते हैं पता नहीं, कर सकते, हाँ तो बोलो, x चैट बॉक्स में तो आ रहा है, ओके, तो x को पुट करोगे, सी मतलब कैसा करने का पता है, देखने का कि इजी कौन सा दिख रहा है उसी को उड़ा दो, जो इजी दिखता है एकदम बोलते हैं ना नॉर्मल इंसान दिखता है, परेशान उसको ही करती है पब्लिक, तो वही करना है। सी वाई x², इसको ज्यादा नाटक है, x² चाहिए इसको को देखो, तो आप y की जगह x² डालो, ये x इक्वल टू 3y² है, x शांत आदमी है, x उड़ा दो उसी को, क्लियर, तो x की जगह 3y² डाल देना, x अगर ये तो dx क्या होगा, आप समझ ही गए ना, 3 बाहर, y² का डेरिवेटिव 2y dy, तो 6y dy हो गया, ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, चलो, तो ये हो गया आपका लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन, अब इसके अंदर भी मैं ट्विस्ट वगैरह करवाऊंगा जब रेगुलर लेक्चर्स होंगे, बट यूनिट टेस्ट में
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू हो या कुछ भी हो, इसी टाइप का आएगा। बस वही क्या बोलते हैं, फाइनल एग्जाम में जो थियरी पेपर होता है उसी में थोड़ा वो लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें। अब आता है इसका मेन वाला पार्ट जो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला या कॉशीज थ्योरम बोलते हैं। मैं वो बताने जा रहा हूँ, इसमें जरा ध्यान से पहले बेसिक चीज सुन लो, फिर मैं फॉर्मूला लिखा फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और इसका भी यूटी में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है इसका। देखो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ और कुछ छोटी बात बता, अगर आपको ना कभी कोई बोलता है ये मेरे पास एक फंक्शन है जेड में, तो मैं ना हमेशा एक वर्ड यूज करूंगा, पोल। क्या वर्ड यूज करूंगा मैं? पोल। पोल पता है क्या होता है? z का वो वैल्यू जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे। पोल क्या होता है मैं वो बता रहा हूं, पोल की जरूरत क्या है आपको पता चलेगी। जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे उसको पोल बोलते हैं। देखो आप इस फंक्शन में ना z का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन z-2 है ना नीचे, आप z को 2 नहीं पुट कर सकते। सोचो कर सकते हो क्या? z को अगर 2 डाल दिया तो 2 - 2 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी हो जाता है। ओके, सिंपल भाषा में बोलूं, z-2 है तो z इक्वल टू 2 होता है पोल, z+3 है तो z इक्वल टू -3 होता है पोल। ओके, पोल भी दो टाइप के होते हैं। अब मैं यहाँ पे सिचुएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूँ। सपोज ये है raised to 4, अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इट इज z-2, then you have z+3 raised to 4 means z+3 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 4 times। तो ये पोल है जो बेचारा एक बार आ रहा है, ये कदाच 4 बार आ रहा है। तो ये दो टाइप हो गए। जो एक बार आता है उसे बोलते हैं सिंपल पोल। ओके, और जो ऐसा 4 बार आता है या 2 बार या 3 बार, स्क्वायर क्यूब, उसको बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर n। और n क्या होगा? अब ये यहाँ पे क्या है, पावर 4 है ना, सो पोल ऑफ ऑर्डर 4। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो पोल ऑफ ऑर्डर 2, ज्यादा करके एग्जाम ऑर्डर 2 ही है, और यूटी में तो 2 ही आएगा, ये तो मैं एग्जाम्पल दिया। ठीक है, सो ये पोल ध्यान में रखना। अब एक और छोटी सी चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये छोटी छोटी बातें समझ गए ना तभी तो टॉपिक समझ में आता है। मॉड z इक्वल टू 3, अरे ये तो आप लोग जानते हो, देखो z ट्रांसफॉर्म कराया था ना। कोई बता सकता है ये क्या है? मॉड z इक्वल टू 3। Circle. सर्कल, इट्स अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3, है ना। अब ध्यान देना, अगर इसका रेडियस 3 है तो ये एक्स एक्सिस पे मैं कैसा लिख सकता हूं इसको, बहुत ध्यान से देखो ये चीज को। ये 3 हुआ, ये -3, वैसे वैल्यू 3 ही है बट इस साइड आ रहा है इसके लिए -3 बोल रहे हैं, है ना। ऊपर ये भी 3, नीचे क्या आएगा? बोलो ना। -3. -3। पर कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं लिखते। कॉम्प्लेक्स में आप लोग कैसा लिखते हो हमेशा? कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई ना, तो x एक्सिस पे i का कोई झोल नहीं है, बट y एक्सिस पे ना उसके साथ i आता है। ओके, सो y एक्सिस पे जब लिखोगे ना उसको 3 मत लिखो, 3i लिखो। ओके, मतलब कल को कोई मुझे बोलता है मॉड z इक्वल टू 2, तो ये कैसा सर्कल हुआ? सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। ये होगा 2, ये होगा -2, ये होगा 2i, ये होगा -2i। ओके, ये नोटेशन है। अब देखो ये जो छोटी छोटी चीज मैंने बताई उससे टॉपिक कितना आसान होगा, देख लो। मैं पहला इसका बता रहा हूं, कॉशीज थ्योरम का फॉर्मूला। कॉशीज थ्योरम, ये थ्योरम क्या है? इफ, या चाहिए तो मेरे साथ लिख लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। z इक्वल टू z0 is a pole lying
इनसाइड सी। सी मतलब पाथ, सी मतलब पाथ। पाथ बोले तो सर्कल वगैरह ऐसा कुछ दिया रहेगा तो ठीक है। सो जब भी मैं सी बोलूंगा ऐसे मन में बात समझ जाना कि सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है, या किसी पाथ की बात कर रहा हूं। So if z equal to z0 is a pole line, oh, inside me, sorry, outside C, then इंटीग्रल, इसमें इंटीग्रेशन को ऐसा दिखाते हैं, इंटीग्रेशन को ऐसा फाड़ के, it basically signifies that it is closed integration, closed inside a circle. Okay, then this integration is always zero. अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये मेन लिख के मैं बता रहा हूं। देन Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला, मैं शॉर्टकट में इसको CIF लिखूंगा, Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला। ये बोलता है इफ पोल, पोल का नाम लिख देता हूं, z इक्वल टू z0, z0 मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, इज अ पोल लाइन इनसाइड सी। देन दो फॉर्मूला है इसके अंदर, एक फॉर्मूला है जो सिंपल पोल के लिए वैलिड है, उसका फॉर्मूला ये इंटीग्रल f of z अपॉन z माइनस z0 इज 2 pi I into f of z where z is equal to z0। क्या है कैसे है मैं बताऊंगा। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला फॉर पोल ऑफ ऑर्डर n। ओके, पोल ऑफ ऑर्डर n, तो इसका आंसर होगा f of z, आई मीन इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा z माइनस z0 रेस टू n। ये रेस टू n क्यों, आप समझ गए ना, पावर है तो इसके लिए पोल ऑफ ऑर्डर है। तो इसका आंसर थोड़ा सा अलग होता है, ये होता है 2 pi I अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n, वही है जो पावर रहेगा, और फिर डेरिवेटिव रहेगा किसका, न्यूमरेटर का। f ऑफ z मतलब बेसिकली क्या है मालूम है, न्यूमरेटर, और कुछ नहीं है नया। तो डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम्स इसका f ऑफ z का, थोड़ा जगह कम पड़ गया है, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, रुको तो मिक्सअप हो जाएगा बहुत। पोल ऑफ ऑर्डर n का लेफ्ट साइड रहेगा इंटीग्रल f of z अपॉन z माइनस z0 रेस टू n dz। आंसर है 2 pi I अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव इसका, न्यूमरेटर का विच इज f of z एट z इक्वल टू z0, यानी पोल को ही सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला बस देख लिया ना आपने, अब मैं ये फॉर्मूला मिटाऊंगा नहीं और आपके सामने क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा, हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पहला क्वेश्चन, सपोज आई आस्क यू दिस, हर क्वेश्चन में ना ऐसे ही आएगा इवैल्यूएट, ठीक है, मैं इवैल्यूएट वर्ड लिख नहीं रहा हूं, इवैल्यूएट, और ये क्वेश्चन लिखा है, और हमेशा बाजू में सी लिख के आएगा कुछ, सी। आपने उन्हें अभी कॉलेज में यूटी में है तो देखा ही होगा ये सब, मतलब क्वेश्चन में हमेशा एक पाथ दिया रहेगा, ठीक है, मॉड z इज इक्वल टू 1, ये मैंने पाथ आप लोगों को दे दिया। अब ये सॉल्व करना, पहला स्टेप, मैं ये फ्लो चार्ट की तरह से सुन लो, हाँ चाहिए तो लिख भी लेना। पहला स्टेप, पोल क्या है, मतलब पोल क्या है पता करो। दूसरा स्टेप, कैसा है पोल, कैसा है पोल मतलब सिंपल है या ऑर्डर वाला है। तीसरा स्टेप, पाथ क्या है, पाथ क्या है मतलब
ये क्या है? चौथा स्टेप, पोल अंदर है या बाहर है वो पता करो, क्योंकि बाहर है तो कुछ और, अंदर है तो कुछ और। अब आपने अगर ये पता कर लिया तो पांचवा स्टेप, बाहर है तो ये फॉर्मूला, अंदर है तो ये फॉर्मूला, काम खत्म। आओ, सबसे पहले पोल क्या है, देखो z माइनस टू है, मतलब क्या, z इज इक्वल टू 2, z प्लस 3 आए, z इज इक्वल टू माइनस 3 आए, यही दो पोल है। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला, कैसा है पोल, कौन से टाइप का पोल है, क्या दोनों का किसी का पावर दिख रहा है आपको? नहीं, मतलब ये कैसा पोल है, सिंपल, आर टू सिंपल पोल्स। ओके, एक लाइन में दो स्टेप हो गया अपना। तीसरा स्टेप, पाथ क्या है, पाथ ऑल्सो सी इज, लिखने का ये तरीका है जो मैं लिख रहा हूं, मॉड z इक्वल टू 1, ये होता क्या है भाई, दैट इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। अगर ये सर्कल बनाना चाहूं तो ये कैसा बनेगा, सर्कल बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बना दोगे तो अच्छा है। और रफ हैंड, ये फुल पट्टी स्केल नहीं लेके जाने का, डायरेक्ट। रेडियस क्या है 1, सो ये 1, ये -1, ये 1i मतलब क्या, i ही होएगा ना भाई, और ये -i। फिर मैंने क्या बोला था, पांचवा स्टेप, चौथा स्टेप, पोल अंदर है या बाहर है। तो पहला पोल है 2, 2 क्या रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, रियल है ना, रियल है तो एक्स एक्सिस पे चेक करने का, और ये कैसे इमेजिनरी, इमेजिनरी हमेशा वाई एक्सिस पे चेक करने का। ओके, सो 2, आप बताओ 2 इस एक्सिस पे कहां आएगा, इस सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा, बोलो। बाहर। बाहर आएगा। बाहर आएगा। ओके, बाहर आएगा। -3 आए, ये वाई एक्सिस पे आएगा, खाली ये बताओ कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा। नीचे आएगा। सर्कल के अंदर नीचे। आएगा कि बाहर आएगा। बाहर आएगा। बाहर आएगा। बाहर आएगा। काम खत्म, लाडू संपले, हे ईश्वर मैं क्या कहूं, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर दोनों वैल्यूज बाहर आ रहे हैं, इट मींस योर पोल्स आर लाइंग आउटसाइड। आउटसाइड लाई करता है मतलब ये क्वेश्चन होता है, ये देख के सब लोग डर रहे होंगे, क्या है क्वेश्चन है, क्या होएगा इसका आंसर, 0, काम खत्म। तो ट्राई लिखने का, एज बोथ पोल्स लाई आउटसाइड सी, therefore मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां इसके आगे लिख रहा हूं, बाय माउशीज थ्योरम। जब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, कॉशीज थ्योरम बोलने का, ये दोनों यूज करोगे ना तो कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला बोलने का, बाय कॉशीज थ्योरम इंटीग्रेशन इज 0। इतने बड़े इक्वेशन का, इतने बड़े इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, एक छोटा सा तुच्छ 0, तुच्छ नहीं, 0 बहुत बड़ी 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 चीज होती है, सॉरी, आई इज 0, आंसर आ गया। सबको समझ में आया, कोई डाउट किसी को? अब इसी में ना देखो झोल आ रहा है। अब झोल क्या आएगा मालूम है, मैं आपको ट्विस्ट कैसे दूंगा, ट्विस्ट ऐसे दूंगा, ये दो पोल्स है दोनों आउटसाइड, अगर दोनों इनसाइड आए तो क्या, दो में से एक इनसाइड एक आउटसाइड आया तो क्या, और अगर एक ही पोल आया, दो नहीं एक ही आया तो क्या, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। ले लिया? ओके डन। ओके, अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको जरा अपने डिजिटल पैक उस पर बता देता हूँ, क्योंकि इंक थोड़ा खत्म होने को आया है, ये मैं रिफिल करने को टाइम लगेगा और टाइम मैं ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ये फॉर्मूला पहले अपने स्क्रीनशॉट अपने सामने रखो।
Alright guys, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect, thank you. चलो थोड़ा फास्ट हो जाएगा इस पे, अभी और मिटाने की जरूरत नहीं है थी इस पे। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो आपके सामने। सपोज ये इंटीग्रेशन आया e raised to 2z अपॉन, ठीक है, इससे फिर कैसा, आपको स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी का मैं पीडीएफ भेज दे दूंगा तुरंत। नीचे आ जाएगा सपोज z माइनस 1 का स्क्वायर dz एंड आपका सर्कल है मॉड z इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या पोल क्या है, तो मेरे को क्लियर कट दिख रहा है, नीचे एक ही डिनोमिनेटर है, तो z माइनस 1 है, मतलब z इक्वल टू 1। दूसरा स्टेप कैसा है, पोल, सो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू 2। क्यों, पावर 2 है, दिख रहा है ना, पावर 2 है तो ये ऑर्डर 2 का हो गया। ऑल्सो c इज, ऐसे ही बोर्ड पे भी लिखा था अगर आपको याद होगा तो, c इज मॉड z इज इक्वल टू हाफ, दैट इज नथिंग बट अ सर्कल विद सेंटर क्या है इसका 0 0, रेडियस क्या है हाफ, जो RHS है यही उसका रेडियस होता है ना। अब रेडियस हाफ है मतलब क्या 0.5। सो अगर मैं चाहूं ये सर्कल बनाऊं, ठीक है, थोड़ा फास्ट अपने को करना है इसलिए मैं रफली कर रहा हूं, ज्यादा इधर डिजाइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। सो ये हो गया 0.5, ये हो गया -0.5, ये हो गया 0.5 i, ये हो जाएगा -0.5 i। अब आप लोग मुझे बताओ, ये पोल जो है 1, ये x एक्सिस पे चेक करोगे या y एक्सिस पे? X. x एक्सिस, बिकॉज इट इज रियल। सो x एक्सिस पे 1 मतलब राइट साइड आएगा, है ना, राइट साइड आएगा। राइट साइड कहाँ आएगा, 0.5 के बाद आएगा, समझ आया? अगर वो बाद में आ रहा है इसका मतलब क्या है, आउटसाइड, और आउटसाइड का मतलब इंटीग्रेशन इज 0। क्लियर हो गया सबको? यूटी में ज्यादा करके आउटसाइड आता है, फाइनल एग्जाम में आउटसाइड आता ही नहीं है, मतलब बहुत कम आता है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अब अगर आप ये समझ गए तो फिर मुझे इसमें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं, देखो आई, ओके सॉरी, मिटाने में ज्यादा टाइम चला गया यार, सेम ही काम हो गया। एनीवेज चलो, अगर मैं यहाँ पे रेडियस आपको दे देता हूँ 2, रेडियस है 2, तो क्लियर कट आपको पता चल रहा है कि यहाँ रेडियस 2 आ गया, ये है 2 -2 2i -2i। अब आप बताओ मतलब क्या, आप समझ ही गए ना। अब आपका जो वैल्यू है पोल 1 वो तो अंदर ही लाई करेगा। नाउ इट इज लाइंग इनसाइड, सो व्हाट डू आई डू, इफ इट इज लाइंग इनसाइड देन I will have to solve it by Cauchy's integral formula. I hope you have taken screenshot of that formula list. ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। So therefore by Cauchy's integral formula, अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूला मैंने दिया था आपके लिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंपल पोल वाला नहीं, ऑर्डर वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑर्डर वाला है। तो ऑर्डर वाला फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट साइड ये था f ऑफ z अपॉन z माइनस z0 रेज टू n, जो क्वेश्चन ही होता है। देखो ना, आपका क्वेश्चन उसी पैटर्न में है, देख लो वैसा ही है ना, बट वो देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आंसर क्या होता है इसका, मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया, 2 पाई i अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फिर यहां पे n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव होता है किसका, f ऑफ z का। f ऑफ z का मतलब ना सिंपली न्यूमरेटर ही होता है। f ऑफ z, मैं यहां इसको हाईलाइट करके भी बता देता हूं आप लोगों को ताकि ध्यान में रहे। ये f ऑफ z बेसिकली क्या है, इट इज नथिंग बट योर न्यूमरेटर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना क्वेश्चन ही होता है, मतलब आई ही है। ठीक है, अब RHS में देखो क्या कर रहा हूं, 2 पाई i अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। भाई n माइनस 1, n क्या है, ऑर्डर कितना दिया है 2, सो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर डेरिवेटिव दोस्त कितनी बार, ऑर्डर कितना है 2 ना,
तो डेरिवेटिव उससे एक कम, वन टाइम। अगर मेरा ऑर्डर रहेगा 3, तो डेरिवेटिव कितनी बार? 2 बार। दो बार, एक कम, ठीक है। सो अभी यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो डी बाई डी जेड, ठीक है। अब एफ ऑफ जेड यानी आपका फंक्शन, फंक्शन क्या है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है? ई रेज टू 2z, z को डालना है 2, सो मेरा इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इज 1, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, 1 लिखता है क्या कोई? सो हो गया 2 पाई आई, डेरिवेटिव लेना है अभी। डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ, ना ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, ई रेज टू 2x का ई रेज टू 2x इंटू 2 होता है, अपॉन 2 ना इंटीग्रेशन में होता है ब्रो। अरे हाँ सर है ना? सो ई रेज टू 2z का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू 2z इंटू 2। अब आप z को 2 डाल दो, सो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई आई, z की जगह आप 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी 2 ई रेज टू 4। अब वो सॉल्व नहीं करने का, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 4 पाई आई ई रेज टू 4। आंसर ऐसे ही छोड़ने का, ये आपका आंसर हो गया। सर वो Z2 कैसे आएगा? पोल, सॉरी पोल, अच्छा पोल 1 आएगा ना? तो 1 आएगा। सॉरी पोल इज 1। थायो अति घाई संकटात नहीं, ऐसा मैंने बचपन में सुना था, आज देख भी रहा हूं। इट इज 1, सो 1 पुट करोगे इधर पे, 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया सबको? ये मैं पीडीएफ भी करके आप लोगों को दे दूंगा एंड में, बट आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हो। सर जब मॉड जेड आपने हाफ डाला था तब आपने क्या उसका कंक्लूजन बोला था? मैंने बोलता इन दैट केस तो वो अपना आउटसाइड आ रहा था ना। सो फिर मतलब एक मतलब बट पोल तो z इक्वल टू 1 ही था, तब फिर हाँ, तो मॉड अपना रेडियस उस टाइम क्या था? हाफ। रेडियस हाफ था। अगर रेडियस हाफ है तो पोल 1 कहाँ? बाहर ही लाई करेगा ना, मतलब आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0, ओके। हेलो सर। है ना? हाँ सर एफ ऑफ जेड न्यूमरेटर का वैल्यू है ना? यस, एफ ऑफ जेड इज ऑलवेज न्यूमरेटर। हेलो। हाँ, ऑलवेज न्यूमरेटर, ओके। ठीक है ना? ओके चलो, अब मैं दूसरा इसका सिचुएशन आप लोगों को बताता हूं। अब सपोज ये क्वेश्चन आया, कलर भी चेंज कर देता हूं, एक मिनट। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ बोला, लैपटॉप का चार्ज, हाँ लैपटॉप का चार्ज, वो बड़ा इशू है यार, ये अगर बंद हो जाएगा तो अपन चेंज कर लेंगे। एक मिनट, हाँ 1 मिनट देना जरा। ओके आवाज आ रही है ना? चार्जिंग में लगा दिया मैंने, बता दो भाई आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। चलो अब एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। हाँ, अगर ये सिचुएशन आया, देखो न्यूमरेटर में सेम ले रहा हूं, डिनोमिनेटर में आता है z माइनस 1, z माइनस 2 dz। पाथ आपको दिया है मॉड z इज इक्वल टू सपोज 3।
अब मैं लिखने वाला काम कम कर रहा हूँ। आप मेरे को डायरेक्ट बताओ पोल्स क्या है, फटाफट आप लोग बताओ। 1 2 1 and 2. 1 2 1 एंड 2 दोनों कैसे पोल है? सिंपल Said सिंपल पोल्स। सिंपल पाथ सीधा मैं पाथ बना देता हूँ। यस यस, पाथ है सर्कल विद रेडियस 3, तो ये हो गया 3, ये -3, ये 3i और ये -3i, बराबर। अब आप बताओ पोल अंदर आएगा कि बाहर आएगा? अंदर Inside. under इनसाइड, दोनों Inside. इनसाइड है, क्योंकि देखो दोनों रियल एक्सिस पे चेक करूंगा क्योंकि रियल वैल्यू है, तो 1 और 2 दोनों ही अंदर आएगा। सो बोथ इनसाइड। ऐसा सिचुएशन ना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है ना, आपको याद होगा, तो उसमें अपॉन में एक ही टर्म होता है। सिंपल वाला भी आप देख लो और पोल ऑफ ऑर्डर n वाला भी देख लो, एक ही टर्म है, उसके लिए ही फॉर्मूला अवेलेबल है। तो कौशी अंकल ने क्या बोला क्लास में, मैं और डिटेल में इसमें समझाऊंगा, फिलहाल आपके यूटी के लिए। अगर ऐसा एक ही टर्म आता है ना, तो आपको डबल वाले को सॉल्व करने का ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। क्या मालूम है? जब दोनों इनसाइड आता है, आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। किसका? सिर्फ डिनोमिनेटर कंसीडर करके, मतलब 1/z-1 z-2, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे। ओके, उसके लिए खाली न्यूमरेटर को कंसीडर नहीं करने का, ओनली डिनोमिनेटर। ठीक है, सो z-1 z-2 ये दोनों का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे? जैसा आप लोग M3 में करते थे, या मैंने z ट्रांसफॉर्म में सिखाया था, a/b/, है ना। अब a और b का वैल्यू फटाफट में निकाल लेता हूं। a क्या होगा? 1/, ये तो आपको मालूम ही है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ जाएगा -1, और b का वैल्यू क्या आएगा? 1/z-1, और z का वैल्यू 2, ये पता ही है ना सबको, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a और b का वैल्यू आ गया। सो आपका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बना? 1/z-1 into z-2 is actually equal to what? a क्या है? -1, so -1/z-1 प्लस b क्या है? 1/z-2, ये हमने कैलकुलेट किया। बट आपके क्वेश्चन में ऊपर 1 नहीं है, ऊपर क्या है? e⁻²z, तो अब ये e⁻²z, दोनों साइड e⁻²z डाल दो। जब लेफ्ट में न्यूमरेटर में डाला मैंने वो, तो राइट साइड में भी आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी आ गया, -1 था ना, तो -e⁻²z हो गया अपॉन z-1, और ये e⁻²z अपॉन z-2। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है यही तो आपका क्वेश्चन है ना। उसकी जगह आप ये दोनों लिखोगे, मतलब अब मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रल, इसके जगह पे मैं ये वाला लिखने वाला हूं। ठीक है, तो क्या हो गया? -e⁻²z अपॉन z-1 प्लस e⁻²z अपॉन z-2 dz। ओके, अब दो इंटीग्रेशन अलग अलग, एक बार इसका एक बार इसका। तो पहला इंटीग्रेशन -e⁻²z अपॉन z-1, दूसरा इंटीग्रेशन e⁻²z अपॉन z-2। अब दोस्त ये देख के आपको लग रहा होगा टेंशन, बट है नहीं कुछ। बाय CIF, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, बट कौन सा? पोल ऑफ ऑर्डर n वाला या सिंपल वाला? क्लियर कट दिख रहा है, सिंपल वाला। सिंपल वाला फॉर्मूला भी सिंपल है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है। क्या होता है? 2πi इंटू न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर? e⁻²-2z, सॉरी -e⁻²2z, और z का वैल्यू क्या डालोगे? जो पोल है, क्या है पोल? 1। क्लियर? अरे लैपटॉप ना बहुत परेशान करता है मेरे को। अभी भी नहीं चालू हो रहा। ओह, जाने दो, मरने दो इसको, छोड़ो। जब तक इसकी सांसें चलेंगी तब तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे सब कुछ। e⁻²z, फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, और यहाँ पर पोल क्या है? यहाँ पे पोल है 2, तो ये पुट करने का। सिंपल पोल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, बहुत आसान है, बस हो गया। अब 2πi, z का वैल्यू 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डालेंगे z की जगह पे, तो क्या हो जाएगा वो? -e⁻², है ना, 2 × 1, फिर 2πi
यहाँ पे z का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 डाल दो z की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? अगर आपने 2 डाल दिया तो इट विल बी 2 2 4। अब क्लियर कट आपको दिख रहा है 2 पाई i कॉमन है, उसको कॉमन लिख दो, बचेगा क्या? माइनस ई स्क्वायर बचेगा पहले में और दूसरे में e रेज़ टू 4। हो गया, समझ आया? खाली याद रखना ये बोथ इनसाइड के सिनारियो में हम लोगों को हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है, और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होना चाहिए? यू विल ओनली कंसीडर डिनोमिनेटर ऊपर हमेशा 1 लेने का। पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद जब वो काम हो गया यहाँ पे, तब आप जाओगे और एक्सपोनेंट जो न्यूमरेटर है उसको दोनों साइड डाल दोगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, तो आपने अभी तक, हाँ ओके, तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सिचुएशन देखा? सिचुएशन में आप लोगों ने सीखा एक पोल वाला भी देख लिया, दो में अगर दोनों आउटसाइड है तो 0 ही होता है, दोनों इनसाइड होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होता है। अब एक सिचुएशन सिर्फ इसका बचता है, वो एक सिचुएशन क्या है? अगर एक इनसाइड एक आउटसाइड आया तो चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, और थोड़ा गंदा ही लेते हैं। ओके, अब देखो फटाफट इसका सॉल्यूशन, थोड़ा इसमें मैं डिस्क्रिप्टिव भी लिख देता हूं क्योंकि ये भी आ सकता है। z+2 है ना पहला टर्म, मतलब z इज इक्वल टू -2, कोई पावर नहीं है तो ये कैसा पोल है? इज अ सिंपल पोल। यहां दोनों टाइप के पोल्स आ गए, ठीक है। एंड z इज इक्वल टू, देखो ये z -1 है ना, मतलब z इज इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। ऑल्सो C is mod z is equal to 3/2. That is nothing but a circle with center क्या है इसका? 0 0 और रेडियस 3/2। 3/2 मतलब कितना होता है ब्रो? 1.5 होता है ना, तो यहां मैं सर्कल बना देता हूं। ठीक है, ये 1.5, ये -1.5, ये 1.5 i और ये -1.5 i। अब आप देखो आपके पोल्स इनसाइड लाई कर रहे हैं या आउटसाइड। पहला पोल है -2 रियल एक्सिस पे आएगा, बट किस तरफ? लेफ्ट साइड। ये -1.5 है ना, तो -2 तो इधर आएगा, बराबर। तो ये हो गया आउटसाइड। इनसाइड कौन सा है? 1, देखो 1 एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड आएगा ना, बट 1, ये 1.5 है, सो 1 विल ऑब्वियसली लाई इनसाइड। ये इनसाइड हो गया, तो एक इनसाइड और एक आउटसाइड है, ये मेन झोल है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं पता है? कुछ लोगों को तो शायद ऑलरेडी मालूम होगा ये। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, पहले ये लिख देता हूं स्टेटमेंट एज z इक्वल टू -2 लाइज आउटसाइड C एंड z इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड C। तो आउटसाइड के लिए सॉल्व नहीं होता, इनसाइड के लिए सॉल्व होता है ना। तो काफी लोग यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग करके आउटसाइड वाले को 0 और इनसाइड वाले को सॉल्व करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसका टेक्निक ही अलग है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, अपॉन लिखो और नीचे सिर्फ उसी को आप लिखो जो इनसाइड है। तो इनसाइड वाला कौन सा है? z इक्वल टू 1। वो कहां से आया? वो कहां से आया? यहां से आया, ये देख रहे हो, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, z-1 का स्क्वायर, तो नीचे वही लिखो। तो दूसरे वाले को क्या करूं? दूसरे वाले को आप ऊपर लेकर चले जाओ और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दो। मतलब आप उसको ऐसा लिखोगे, z+3 था ना न्यूमरेटर में, उसी के नीचे लिख दो z+2। समझ आया? करना क्या है, मैं ऐसा वापस लिखता हूं यहां पे, आपका कुछ न्यूमरेटर होगा, ओके, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर आएंगे, एक आउटसाइड वाला होगा, एक इनसाइड वाला होगा। सो जो इनसाइड वाला रहता है ना, उसी को आप लिखोगे नीचे, ऊपर क्या करोगे? न्यूमरेटर के अपॉन में वो आउटसाइड वाला लिख देने का। समझ आ गया? ये टेक्निक है
जो आपको याद रखनी है। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, देखो अब ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। सिंपल फॉर्मूला इन द सेंस ऑर्डर n वाला है, पावर n है। चैट में किसी ने कुछ बोला, सो व्हाट इफ वी गेट कॉम्प्लेक्स रूट्स इन द डिनोमिनेटर। व्हाट कॉम्प्लेक्स, हाँ डजंट मैटर, मैं एक वैसा दिखाता हूँ ना, टेंशन मत लो। ओके सो देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑर्डर n वाला। तो ऑर्डर n वाला फॉर्मूला क्या है, 2 पाई i अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर क्या है 2, 2 माइनस 1। डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव कितनी बार, ऑर्डर 2 है तो डेरिवेटिव 1 टाइम, राइट। सो 1 टाइम डेरिवेटिव किसका, न्यूमरेटर का। अब आपका न्यूमरेटर ये है, अब ये न्यूमरेटर है, ये वाला मेरा क्वेश्चन वाला न्यूमरेटर गया, अब न्यूमरेटर चेंज हो गया और वो क्या है z प्लस 3 अपॉन z प्लस 2। और z का वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू क्या पुट करोगे, वही जो पोल है जो इनसाइड है, विच इज 1। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 पाई i, 2 माइनस 1 इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, ऊपर भी z नीचे भी z, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, u बाई वी रूल लगेगा ना, डिनोमिनेटर आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। सो z का 1, 3 का 0 माइनस, अब न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो z का 1, 2 का 0, z का वैल्यू क्या पुट करोगे 1। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 पाई i। अब मैं वैल्यूज डाल देता हूं, z का वैल्यू 1 डाल दो, सो 1 प्लस 2 हो गया 3 और ये हो जाएगा 4। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस 2 का 3 9, सो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई i बाय 9। ये मेरा आंसर है, ठीक है। डेरिवेटिव लेने के बाद वैल्यू डालना है, पहले नहीं। सो विल द सेंटर ऑफ सर्कल विल ऑलवेज बी 0 0, नहीं सेंटर, ये सर्कल टेढ़ा भी आ सकता है, बट वो टेढ़ा आता है फाइनल एग्जाम में, यूटीवीटी में नहीं आएगा। यूटी में ऐसे ही टाइप के देंगे वो लोग, क्योंकि ये भी ऑलरेडी काफी लेंदी होता है ना। बाकी हम लोग क्लास में करेंगे, इसलिए तो मैंने पहले बोला, कोई अगर ये सेशन अटेंड करके सोचेगा कि चलो जब तक कॉम्प्लेक्स रेगुलर में होगा तो अटेंड करने की जरूरत नहीं है, तो वो गलत है। उसमें हम लोग और डिटेल में और देखेंगे फाइनल एग्जाम के पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो आपने सारे सिचुएशंस देख लिया। अभी जोएल ने क्वेश्चन पूछा था कि कॉम्प्लेक्स अगर नीचे रूट्स हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली देखो, ये 1 की जगह अगर कोई i में टर्म आता है तो मुझे कोई टेंशन है क्या, नहीं है बिल्कुल भी टेंशन। क्यों, अल्टीमेटली वो वैल्यू ही तो पुट करना है, वो तो अपन बाद में पुट कर सकते हैं, है ना। अरे बाद में इन द सेंस वो तो बाद में खाली पुट करना है, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, नीचे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आया तो। ओके चलो ये पेज मैं सेव कर देता हूं। सेंडिंग चल रही भाई, क्या कहाँ भेजूं यार, टाइम ही कहाँ मिल रहा है। ओके नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, एक सेकेंड। आराम करने नहीं मिल रहा आज यार। Hello, sir. हेलो, हाँ जी, So one doubt. हाँ So हाँ if, बोलो। in the denominator, one is inside the circle, one is outside the circle. या Can we do partial fractions, separate the denominator No, and no. then ignore? No, you can't do that. That's the main concept of Cauchy's integral. See, if one is outside, one is inside, and you split by this, then basically partial fraction ka, it's a rule that if you have both the values inside, then only you can go for partial fraction. If one is outside, that basically doesn't give any residue. मतलब वो आगे next chapter में आता है. Every pole has a residue value. So if you split it, outside will never give any answer because it is giving 0. ठीक है, सो ये पार्शियल फ्रैक्शन कभी नहीं करें, मैं क्लास में डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, वी कैन नॉट डू दैट। पार्शियल फ्रैक्शन वी विल ओनली अप्लाई इफ एंड ओनली इफ बोथ ऑफ देम आर लाइंग इनसाइड। ओके, ये ध्यान में Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। चलो अब कॉशीज इंटीग्रल, कॉशीज थ्योरम, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला आई गेस सबको समझ में अब आ गया होगा। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं रेसिड्यूज पे, उसके बाद टेलर्स लॉरेंस बताऊंगा। टेलर्स लॉरेंस तो जिसने भी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म देखा है ना, बस टेलर्स लॉरेंस आपका समझो हो ही गया है। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में ना 2 स्टेप लास्ट के जो एक्स्ट्रा होते थे ना, वही कट कर दो, टेलर्स लॉरेंस बन जाता है। मैं दिखाऊंगा, पहले रेसिड्यूज बता देता हूँ। रेसिड्यूज के भी फॉर्मूले कुछ, यहाँ मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ।
या बोर्ड पे लिख दूं क्या? एक मिनट रुको, बोर्ड पे लिख देता हूँ। एक मिनट। ओके, रेसिड्यूज का फॉर्मूला मैं यहां लिखना चाहता हूं। ये लिख लो मेरे साथ, ये लिख लो। ये RES लिखा है, RES स्टैंड्स फॉर रेसिड्यू। अभी जगह, एक मिनट रुको। ये फॉर्मूला है। देखो, सिंपल वाले का सिंपल फॉर्मूला है, पोल ऑफ ऑर्डर एंड वाले का थोड़ा सा गंदा है। ये 3 फॉर्मूला सब लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। ओमकार में डाउट है?
कभी कभी आप लोग सर्कल ऐसा देखोगे ना, ये यूटी में मुझे लगता कि आएगा ऐसे टाइप का। ये मैं क्लास में कराऊंगा जब हम लोग करेंगे ना, जैसे मंडे को अभी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, या मंडे आपका जो भी बैच रहेगा मंडे वाले मंडे में और जो भी है, तो ये जब मैं कराऊंगा ना तो क्लास में ये बताऊंगा। ये फाइनल एग्जाम्स में आते हैं, यूटी में ऐसे टाइप के मुझे नहीं लगता। और सर वो जो इक्वेशन है उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है ना? जो इक्वेशन है मतलब कौन सा? यस, डिनोमिनेटर में एक इक्वेशन दिया है, जैसे देखो इवेल्युएट z+3, डिनोमिनेटर में 2z² प्लस 3z-2। अब इसको कैल्सी में फैक्टराइज कर दो ना। ओके, यस। कैल्सी में इसका रूट आ जाएगा, तो अपन अपने को कैसा ब्रैकेट लिखने का आदत है ना, ऐसा। तो इसको हाँ, कैल्सी वैसे में ही। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना जैसे, हाँ हाँ, तो वो कैल्सी में सॉल्व कर लो। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 2 4 -1। इसका ये आ रहा है 2z-1 और दूसरे में z+2। ये देखो 2z -1 और z प्लस, हाँ, z+2। हो गया। अभी मतलब ये कैल्सी में करोगे ना तो वो ऐसा आएगा, z -1/2, मतलब 2z है ना, वो 2 को कॉमन ले लो, क्योंकि अपने को कैसा z अकेला चाहिए, ओके, समझे। 2z -1 है, हाँ हाँ हाँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, सो बन गया z -1/2। अब देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, उसको बैठे रहने दो ऐसे ही, या ऊपर लेके चले जाओ, छोड़ दो उसको। पोल क्या है, z -1/2 मतलब हाफ, z+2 मतलब -2, ठीक है ना। सो कैल्सी में फैक्टराइज करके लिख देने का। बाकी क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं। चलो, अब सब लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लिया, तो मैं बता देता हूं। अगर किसी को कॉशीज आता है तो रेसिड्यूज बहुत इजी है। क्यों? रेसिड्यूज में पहली बात तो जो पहले सिलेबस में कुछ एक आध दो चीजें और थी, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, अब सिर्फ इतना ही पार्ट है। रेसिड्यूज क्या बोलते हैं मालूम है? पहले तो इसका कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट सुनोगे तो आपको ये टॉपिक का महत्व समझ में आएगा। कॉशीज में आपने एक चीज नोटिस की, अगर एक ही पोल हुआ तो क्वेश्चन ठीक है, 2 पोल हुआ तो डोकाला त्रास। उसमें भी अगर दोनों आउटसाइड है तो मजा ही मजा, दोनों इनसाइड है तो टेंशन, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है। एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो फिर आउटसाइड वाले को उठा के ऊपर लेके जाओ। यार आप जरा सोचो, अगर किसी क्वेश्चन में 3 पोल आ गया तो जमेगा क्या अपने को सॉल्व करने को? वो नहीं जमेगा, क्योंकि 3 वाले में तो और बहुत ज्यादा सिचुएशन हो जाएगा, इनसाइड आउटसाइड ये वो पता नहीं क्या क्या। सो रेसिड्यू का कंसेप्ट क्या बोलता है यार, 3 क्या 100 पोल भी आ जाए ना, कोई भी तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? इसका सिंपल कंसेप्ट ये है, इफ यू वांट टू सॉल्व एन इंटीग्रेशन अप्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? 2 पाई r इनटू सम ऑफ, यानी एडिशन ऑफ रेसिड्यूज एट ईच पोल इनसाइड सी। मतलब 100 पोल है अगर आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पता कर लो कि कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है। अब अगर आपको रियलाइज होता है ना कि 100 में से ना 40 ही इनसाइड है और 60 आउटसाइड है, 60 को छोड़ दो, भूल जाओ उसको ध्यान ही मत दो। इनसाइड कितना 40 है ना, 40 के 40 पोल पे आप रेसिड्यू कैलकुलेट कर लो, टोटल मारो, 2 पाई r में मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। सम ऑफ रेसिड्यूज है, समझ आया? तो अभी 100 पोल का तो अपने क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, अपने को मैक्सिमम आएगा 3 या 4। तो अगर 3 पोल है, एक आउटसाइड है, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर कर दो। बचा कितना? 2। इस पे रेसिड्यू निकालो, इस पे रेसिड्यू निकालो, टोटल मारो, 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दो, वही मेरा आंसर। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है, ऊपर नीचे नहीं लेके जाना है, कुछ नहीं। अब आप सोच लोगे रेसिड्यू कैसे निकालो, फॉर्मूला दिया है ना। अगर पोल सिंपल पोल है तो ये फॉर्मूला, ऑर्डर वाला है तो ये फॉर्मूला, इसमें खाली लिमिट लेना होता है, वो थोड़ा टेंशन का काम है। अब लेकिन लिमिट से डरना नहीं। लिमिट का मतलब क्या होता है मालूम है? सिंपल वही है, पुट z की जगह पे z0, यानी पोल, पोल को मैं z0 से दिखा रहा हूं ना, तो z की जगह सीधा पोल पुट कर देने का। इसमें लॉपिटल वगैरह करके भी आता है, बट वो फाइनल एग्जाम की बात है, यूटी की नहीं, वो भी बताऊंगा क्लास में। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, आई होप आपने नोट किया है, नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट तो पक्का ले लिया होगा, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं ये, मैं बोर्ड पे ही आपको एक सम कराता हूं। डन स्क्रीनशॉट? ओके।
चलो अगर सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, इंटरेस्टिंग बनाते जरा इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन किया मैंने। अब सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, इक्वेशन आ गया उनका, आपका जो डाउट था, इक्वेशन है ये, तो ये हमेशा ना फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। सो अब यहाँ एक चीज तो बोला ही नहीं, जो कॉशीज के इक्वेशन है ना उसको रेसिड्यू से सॉल्व कर सकते हैं, तो एग्जाम में पता कैसे चलेगा किससे करना है, ध्यान रखना। रेसिड्यूज तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में क्लियर कट बोला हो, याद रहेगा, क्लियर कट बोला रहेगा तो ही रेसिड्यूज, मतलब इवेल्युएट दिस यूजिंग रेसिड्यूज या बाय कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू वर्ड आ गया ना देन, अदरवाइज नॉर्मल, या दो से ज्यादा पोल आ गए तो। देखो नीचे क्लियर कट मुझे एक चीज दिखाई देगी, z कॉमन आते हुए दिख रहा है मुझे, आपको भी दिख रहा होगा z कॉमन आ रहा है। अगर मैंने z कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 dz। अब फैक्टराइज कर दो, इसका फैक्टराइज कर सकते हो या आप ये कैल्सी में डायरेक्ट कर दो, तो आपको पता चलेगा इसका फैक्टर आएगा z प्लस 2 z प्लस 3, जैसा 10th में करते थे हम लोग। ठीक है, जब ये आपका करके हो गया तो आप देखो क्लियर कट पोल दिख रहा है, क्या क्या है पोल, सी z प्लस 2 है मतलब -2 है, z प्लस 3 है मतलब -3 है, अकेला z है उसका मतलब क्या होगा पोल, 0। क्लियर, आर 3 पोल्स, लेकिन 3 के तीनों कैसे, किसी का पावर नहीं है, 3 सिंपल पोल्स, समझ गए, ये तीनों सिंपल पोल है। ऑल्सो अब देखो आपका पाथ क्या है, C is mod z is equal to 3, that is nothing but a circle with center 0 0 and radius 3। रेडियस 3 है, सर्कल आपके सामने, चलो बना देता हूं मैं, ये 3, ये -3, ये 3i, ये -3i। अब आप मुझे बताओ 0 -2 -3 कौन सा इनसाइड, 0 भी इनसाइड रहेगा, -2 भी अंदर ही आएगा, -3 अंदर है बाहर है, ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल है। सो व्हाट डू आई कंसीडर, ऑन द सर्कल एज इनसाइड और आउटसाइड, Inside. Inside. Are you sure? Yes, sir. Why? चलो कोई बात नहीं, रीजन नहीं है, बट ये बहुत सिंपल गेस है, सिंपल गेस कर सकते हो। इफ इट इज ऑन द सर्कल मींस इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल। क्लियर, सो ऑन द सर्कल को भी हम लोग इनसाइड मानते हैं, मतलब इनसाइड लेते हैं, तो ये 3 के तीनों इनसाइड है। आप सोचो अगर ये आप पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे होते तो पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा मगजमारी करो, फिर उसके बाद तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाओ, यहाँ वो सब नहीं, आप तीनों के लिए रेसिड्यू निकाल दो फटाफट, जो आंसर आता है उसको ऐड करो, 2 पाई ऐसे मल्टीप्लाई, लाडू सिंपल। क्लियर, तो मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो ऑल पोल्स आर लाइंग इनसाइड, अरे एक ट्विस्ट भी बता देता हूँ इसमें, कभी कभी पाथ ऐसा भी दे, mod z लेस देन 3, अब बताओ तीनों इनसाइड है, No, sir. क्यों, Less than 3, so 3 will not be included in that. यस, ये बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है, z ट्रांसफॉर्म में सिखाया था, इंटीरियर ऑफ सर्कल। सो इंटीरियर चाहिए मतलब ऑन द सर्कल इज नॉट अलाउड, सो 3 को आप एक्सक्लूड कर दो। क्लियर है, चलो यहाँ पर मैंने इंक्लूड रखा था, ये भी ध्यान रखना, ऑल पोल्स आर लाइंग इनसाइड, जितने भी हो सबका रेसिड्यू निकालने का। सो रेसिड्यू एट z इक्वल टू, पहला कौन सा पोल लेता हूं मैं, 0, तो इस पर रेसिड्यू कैसे आएगा, देखो सारे सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला हो जाएगा अपना क्या, लिमिट, बहुत इजी है, लिमिट z टेंडिंग टू पोल, फिर z माइनस पोल, फिर इनटू मैंने f ऑफ z लिखा है ना, एक चीज मैं वहां लिखना भूल गया, वो f ऑफ z आपने जहां लिखा है ना वहां लिख दो, होल फंक्शन,
पूरा फंक्शन। एफ ऑफ जेड आप कॉशीज में किसको बोलते थे, याद है? किसको बोलते थे? Numerator. न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। यहां पर एफ ऑफ जेड पता है पूरा फंक्शन होता है, पूरा मतलब ये फुल। और ये लिखने के बजाय ये वाला लिख देता हूं, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा z+1 अपॉन z, और क्या है z+2 z+3। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? लिमिट z टेंडिंग टू पोल, जिस पे रेसिड्यू निकाल रहे हो, z माइनस पोल इनटू पूरा फंक्शन। z माइनस 0 मतलब क्या है? z कैंसिल। अब लोग बोलते हैं कि लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? अरे कैसे करते हैं? z का वैल्यू 0 डाल दो, खत्म। 0 डाल दो, 0 + 1 1, 0 इधर, 0 + 2 2, 0 इधर, 0 + 3 3, कितना हो गया? 1/6। सिमिलरली दूसरे पे रेसिड्यू निकालता, चलो कौन सा है दूसरा पोल? -2 है, तो -2 पे रेसिड्यू निकालता, चलो लिमिट z टेंडिंग टू पोल, z माइनस पोल, पोल क्या है? -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2 इनटू पूरा फंक्शन। पूरा फंक्शन सिंप्लीफाइड वर्जन वाला ये, दैट इज z+1 अपॉन z+2 z+3। ओके, बढ़िया। z का लिमिट का मतलब क्या? सीधा वैल्यू डाल दो, तो -2 इधर डाल दो, -2 + 1 -1, -2 इधर, -2, -2 इधर, -2 + 3 1, कितना हो गया ये? 1/2। क्या बोल रहे हो? अभी नेक्स्ट कर लोगे ना? और अच्छी बात है, एक चीज नोटिस करना, ये हमेशा कैंसिल होता है कुछ, हर स्टेप में किसी का तो कटता है, ये ध्यान में रखना। और नेक्स्ट वाला रेसिड्यू निकालने का, अच्छा वो वाला आप रेसिड्यू निकाल लेना, रेसिड्यू एट z = -3, ये आप लोग निकाल लेना। उसके बाद क्या करना है? फिर लिखने का बाय कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम को CRT में लिख रहा हूं, CRT बोल रहा हूं, CRT में लिख रहा हूं। क्या होता है ये? I = 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, सारे रेसिड्यूज को ऐड कर दो। तो रेसिड्यू क्या है मेरा भाई? 1/6 प्लस इसका क्या है? 1/2 प्लस जो भी आया रहेगा, जो आपने निकाला, उसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म हो गया। क्लियर? ओए होए भाई, मेरा लैपटॉप लगता है ना चार्ज नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना, अरे सॉरी, अब वो जो था ना उसका मैं PDF कर देता हूँ, नहीं तो वो मिस हो जाएगा। एक काम करो ना, PDF बनते तक भी ये बचेगा कि नहीं मालूम नहीं, मैं एक बार फट से पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ही ले लो। ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये PDF बनने तक शायद मेरा फोन स्विच ऑफ ना हो जाए, सॉरी लैपटॉप। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉशीज वाला है। अब हम लोग लैपटॉप पे नहीं कर पाएंगे, बोर्ड पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? बंद करता हूँ, शेयरिंग बंद करने वाला हूँ। सर हाँ जी, सर वो मैंने सॉल्व किया, उसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, I = हाँ चलता है ना, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर बोल रहा है ना, चलता है, हो सकता है 0 पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये एक ही पेज है ना? हाँ ये एक ही पेज। उसके बाद फिर मैंने ये कर दिया ना, इसके बाद मैंने रेसिड्यू का फॉर्मूला लिखाया था, वो आप लोगों ने नोट किया होगा। फिर ये पहला सम है रेसिड्यू का, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब ये भी उड़ा रहा हूं मैं। अब एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ ताकि रेसिड्यू अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें भी और ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट दैट विल नॉट बी एक्सपेक्टेड इन यूनिट टेस्ट, आई डोंट थिंक सो। हम लोग क्लास में करेंगे, फिर मैं टेलर लॉरेंस को बता दूंगा, वो बहुत
इजी, अगर Z ट्रांसफॉर्म अटेंड किया है ना, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, टेलर लॉरेंट मजाक है फिर। आता ही होगा ना, अगर आपको टेलर लॉरेंट आता ही है तो फिर नहीं करते हैं, क्योंकि वो एकदम उसके जैसा ही है, Z ट्रांसफॉर्म के जैसा ही है, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म। एक और मैं सब दे रहा हूं, सपोज यार है 2Z plus 3 divided by Z minus Z plus 2 into Z minus 3 square dz, and C is 5 by 2, or Z is equal to 5 by 2. ओके चलो, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही थोड़ा लिख देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते। पोल्स क्या क्या है, एक है Z plus 2 है मतलब -2, और ये कैसा पोल है, इट इज सिंपल पोल बिकॉज देयर इज नो पावर। फिर Z -3 है मतलब Z इज इक्वल टू क्या आएगा, +3। व्हाट काइंड ऑफ पोल इज दिस, दिस इज पोल ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2, पावर 2 है। सर्कल आपका कैसा है, स्टैंडर्ड सर्कल, रेडियस आई मीन सेंटर 0 0 वाला, नॉन स्टैंडर्ड वाला भी हम लोग क्लास में करेंगे। और 5 by 2 यानी 2.5 होता है, 2.5 minus 2.5, 2.5 I minus 2.5 I, x-axis। ओके चलो, अब -2 कहाँ, इनसाइड लाई करेगा या आउटसाइड, इनसाइड, इनसाइड, यस, -2.5 से पहले ही आ जाएगा ना, और 3 आउटसाइड। अब क्लियर, अरे यार मेरे को एक्चुअली उल्टा चाहिए था, मेरे को पोल ऑफ ऑर्डर एन वाले का फॉर्मूला बताना है ना। एक काम कर दो ना, क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, टेंशन काय को लेने का। अब देखो, -3 आउटसाइड लाई करेगा और 2 इनसाइड लाई करेगा, तो ये वाला इनसाइड है, ये वाला आउटसाइड है। अब कॉशीज थ्योरम के जैसा ये नहीं हुए, एक को ऊपर एक को ऊपर नीचे करो, कुछ नहीं, आउटसाइड कौन सा लाई कर रहे हैं, -3 वाला, मतलब ये सिंपल पोल वाला, मतलब ये, इसको भूल जाओ, भूल जाओ मतलब लिखना है उसको, मतलब उसके लिए कोई काम नहीं करना है, छोड़ दो उसको, अकेला छोड़ दो उसको, सिर्फ आपको रेसिड्यू निकालना है जो इनसाइड है उस पे। कौन है इनसाइड, 2 है इनसाइड, मतलब ये वाला फैक्टर, ये, इसके लिए मुझे रेसिड्यू निकालना। सो एज ओनली z equal to 2 lies inside, consider, अब इस पे रेसिड्यू निकालता हूं, ध्यान देना ये ऑर्डर एन वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। इसका फॉर्मूला कैसा है पता है, 1 अपॉन, फॉर्मूला आपके सामने होगा, मैंने लिखाया था, n-1 फैक्टोरियल, n मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर है 2, फिर अंदर आता है लिमिट, लिमिट के नीचे हमेशा वही होता है, z टेंडिंग टू पोल, पोल क्या है जो इनसाइड वाला है 2, फिर अंदर आता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितनी बार, पोल का ऑर्डर कितना है 2, तो एक कम, 1 टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, 1 टाइम डेरिवेटिव किसका, z माइनस पोल, पोल क्या है, रेज टू n, n यानी ऑर्डर भी, ऑर्डर क्या है 2, इनटू पूरा फंक्शन, कितना याद रखना पड़ेगा सोचो, पूरा फंक्शन मतलब ये फुल, दैट इज 2z plus 3 अपॉन z plus 3 z minus 2 का स्क्वायर, क्लोज। अब ये इससे कैंसल आउट कर दो, जो बचता है वो लिखता हूं, 2 - 1 1, 1 फैक्टोरियल 1, 1 अपॉन 1 1, 1 को लिखता है क्या, नहीं तो ये हो गया लिमिट z टेंडिंग टू 2। अब डेरिवेटिव लेना है किसका, ये अपॉन ये, मतलब 2z plus 3 अपॉन z plus 3 का, जिसे सॉल्व करने के लिए छोटा सा काम मुझे करना है, और वो है u by v रूल। सो ऊपर भी z नीचे भी z, u by v रूल क्या होता है, पहले लिमिट लिख देता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, z plus 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर आउटसाइड,
डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2z का डेरिवेटिव 2, 3 का 0 माइनस अब न्यूमरेटर आउटसाइड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव z का 1, 3 का 0। अब वैल्यू डालो, z का वैल्यू 2 डाल दो, क्या हो जाएगा 2 डाला इधर 2 + 3 5, 5 2 10, डायरेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 बराबर है ना, हाँ 2 2 2 4 4 + 3 7 10 - 7 अपॉन 2 इधर 2 + 3 5 5 का स्क्वायर 25, यानी हो जाएगा माइनस 10 - 7 3/25। ये आ गया। और कोई पोल है जो इनसाइड है? नहीं, दिस ओनली वन पोल। सो डायरेक्ट मैं अब आंसर लिखूंगा, therefore by Cauchy's residue theorem my integration will be what 2 pi I into sum of residues। अब रेसिड्यू तो एक ही आया, दैट इज वहां फॉर्मूला लिखना, जब भी सीआरटी लिखोगे ना वो फॉर्मूला लिख देना, बाय सम ऑफ रेसिड्यूज एट ईच पोल लाइन इनसाइड सी, ठीक है। फिर उसके बाद डालना है ये, तो कितना हो गया 3 2 6 यानी 6 pi I upon 20। Here that's it that we have in residues। इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी पहले सिलेबस में, अब नहीं है। हाँ, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, जैसे सर्कल अगर आड़ा टेढ़ा आया, अभी एलिप्स वाला भी आ जाता है, मतलब वो बहुत रेयर है, लेकिन हम लोग क्लास में आपको नोटिस करते हो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी चीज करते हैं, ताकि पेपर कितना भी टफ बने आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं टेलर्स एंड लॉरेंट्स चाहिए तो बताऊं, नहीं तो फिर टेलर्स लॉरेंट्स ना मेरे हिसाब से ना, अगर आप लोग इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म आता है तो कर लोगे। ठीक है, बता देता हूं, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब वही रुकेंगे जो लोग टेलर्स एंड लॉरेंट्स चाहते हैं, अगर किसी को आता है टेलर्स एंड लॉरेंट्स तो आप जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, और आप लोग यूटी में अच्छा करना, ऑल द बेस्ट। बाकी लेक्चर डोंट मिस, प्लीज डोंट मिस लेक्चर, बिकॉज लेक्चर के अंदर हम लोग ज्यादा डिटेल में अच्छे से चीजें करते हैं। स्क्रीनशॉट जी का बाकी है। ओके, चलो, ओके ओके। देखो अभी टेलर एंड लॉरेंट जिनको चाहिए ना, एक्चुअली मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, ओनली इन 5 मिनट्स, लिटरली सीरियसली बोल रहा हूँ। बट एक ही कंडीशन, आपको इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म याद होना चाहिए। याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जब क्रैश कोर्स होता है, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, क्रैश कोर्स मतलब एग्जाम के कुछ एक हफ्ते पहले 4-5 डेज का सेशन जिसमें पूरा बैच खत्म होता है। तो उसमें कैसा है ना, टेलर्स एंड लॉरेंट्स ऐसे ही मैं 5 मिनट्स में बता देता हूँ, अगर इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म पता है बच्चे को। क्या है मालूम है, क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं लिख के देता हूँ, मैं टेलर्स एंड क्वेश्चन में लिखूंगा ही, फाइंड टेलर्स एंड लॉरेंट्स सीरीज फॉर f of z is equal to, then they'll give you some question, ठीक है, कुछ तो रहेगा, मैं वहां लिख देता हूँ, चलो 1/z - 2 z - 3 और ऑल, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ROCs। कुछ याद आया ROC वर्ड सुन के? याद आया? वही है दोस्त भाई, ध्यान देना। इसका सोल्यूशन क्या होगा पता है? जब आप ये सॉल्व करोगे ना, तो पहला स्टेप आपका फंक्शन क्या है, 1/z - 2 z - 3, यही है ना, z - 2 z - 3। मैंने क्या बताया था इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म में, आप इसका सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने तो सबको आता है, a/z - 2 b/z - 3, थोड़ा हैवी आएगा और ज्यादा कुछ नहीं।
ए अपॉन बी अपॉन किया, वैल्यूज आ गए, फिर आप इसको यहाँ पे लिख देते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आंसर ये आएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन करके आप ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। जब ये आंसर आ जाता है फिर आप क्या लिखते थे, याद है? याद है तो बोलो कि भूल गए। नहीं याद है, किसी ने ध्यान नहीं दिया था लगता याद है। है याद है। ROC निकालते हैं Yes, नाउ ROC. ROCs are ऐसे। यस, ROCs आर, ROCs क्या होंगे? मॉड जेड, देखो 2 और 3 है ना, 2 3, 2 से कम, 2 और 3 के बीच में, 3 से ज्यादा, वही है। सो मॉड जेड लेस देन 2, फिर मॉड जेड बिटवीन 2 एंड 3, फिर 3 से ज्यादा, हो गया। अब हर आरओसी के लिए आपको सॉल्व करना है। याद है आपको मैंने ट्रिक बताया था, आरओसी का पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, फिर इधर छोटा, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, अब मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, ये मतलब मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं कि लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल। Visible. मोबाइल। मोबाइल में आप लोग देख रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा हाँ ना बोलते रहना। हाँ इसमें हाँ क्या कांस्टेंट कॉमन, इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर जेड कांस्टेंट, फिर Z कांस्टेंट Z याद है ना, वही फॉलो करोगे पूरा। केस 1 लिख के पूरा वो सॉल्व करो, केस 2 लिख के पूरा सॉल्व करो। अब जब आप सॉल्व करते हो ना, तो याद है एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे मैं वो एरो करके बोलता था z⁻k का कोएफिशिएंट, हाँ यस। याद है ना? यस वही नहीं करना है यहाँ पे, बस काम खत्म। ये टेलर्स लॉरेंस, समझ आया? वही काम करना ही नहीं है जो मैंने इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म में सिखाया है, उसमें z⁻k करके जो मैं करता था वो आपको नहीं करना है। मतलब जब आंसर आता है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये वाला, तो मैं एक बार लिखता हूँ आंसर इसका क्या आएगा, ऐसे थोड़ा सोच के। 2 कॉमन लूंगा तो z 1/2 प्लस z/2 ये आएगा, प्लस z/2 का स्क्वायर प्लस z/2 का क्यूब। फिर मैं रेस टू k भी लिखता था ना, वो नहीं लिखने का है। दूसरा वाला क्या है, ये इसमें भी 3 कॉमन आएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये आएगा 1 3, हाँ 1 प्लस z/3 प्लस z/3 का स्क्वायर प्लस z/3 का क्यूब, सो ऑन टिल इंफिनिटी। यही छोड़ देना, रेस टू के वाला नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। ये है टेलर्स एंड लॉरेंट्स। अब सवाल हो रहा होगा कि कौन सा टेलर है कौन सा लॉरेंट्स है। कुछ लोग शायद ये सुन के अब चले गए होंगे, चलो ठीक है हो गया। एक चीज बाकी है, किसको टेलर बोलते हैं, किसको लॉरेंट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, केस 1 टेलर्स होता है, केस 2 एंड 3 लॉरेंट होता है। आइडियली, मतलब मैं एक ऐसे ही ओवरव्यू में बता रहा हूं, आइडियली क्या होता है मालूम है, जब आप दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट बाहर लेते हो ना, दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट बाहर लेते हो, या अगर कोई एक ही पोल वाला क्वेश्चन है, तो पहला केस जिसमें आप कांस्टेंट लेते हो बाहर, दूसरे में जेड लेते हो, तो जब सिर्फ कांस्टेंट बाहर आते हैं ना, तो वो टेलर सीरीज देता है, यानी उसका जो रिजल्ट आता है आंसर, वो उसको टेलर सीरीज बोलते हैं। और अगर कभी भी आपने z कॉमन ले लिया, मतलब यूजुअली क्या होता है, वो केस 2 केस 3 होता है, सो तब जो आंसर आता है उसको लॉरेंट सीरीज बोलते हैं। दैट्स इट, यही है टेलर्स लॉरेंट्स। थैंक यू गाइस। अब अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। लैपटॉप तो बंद हो गया। थैंक यू सर। ओके, तो समझ आ गया सबको? तो आई होप आप लोगों को यूटी में ये हेल्प करेगा। अब मैं खुद को भी तो देख नहीं पा रहा हूँ और पार्टिसिपेंट्स भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सो अगर सबको समझ में आ सर गया, एक बार चैट वो तो ROC कैसे निकालते हैं वो एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना, रिवाइज। Which ROC? ये ROCs आ रही है। हाँ वो Z ट्रांसफॉर्म में सिखाया ये वाला, भूल गए? हाँ एक बार शॉर्ट। अच्छा, ये सिर्फ ना यहाँ पे खाली नंबर्स देखने का, 2 है और 3 है ना, so you just have to look at numbers. One second.
सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ 2 and 3 है ना, तो नंबर देखने का, प्लस माइनस नहीं देखने का। तो 2 और 3, छोटा नंबर पहले लिखो, बड़ा नंबर बाद में लिखो, ऐसा सोचो। आरओसी होता है 2 से कम, तो पहला mod z लेस देन 2, दूसरा होगा दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और तीसरा होता है 3 से ज्यादा। क्लियर? मतलब कल को सिचुएशन अगर ऐसा आया, न्यूमरेटर में कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता, z+1 और z-5 है, तो अभी 1 और 5 प्लस माइनस मत देखो, 1 और 5, छोटा नंबर 1, बड़ा नंबर 5, तो आरओसी क्या होगा, 1 से कम, 1 और 5 के बीच में, 5 से ज्यादा। ठीक है? ओके ओके, समझा समझा। Okay. All right, guys. So thank you. Thanks for joining.